हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नए चैप्टर के पहले लेक्चर पे। जी हाँ, चैप्टर का नाम है ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेक्चर नंबर 1। कैसे हैं सब? बढ़िया एकदम पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। आई होप कि लास्ट चैप्टर आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जितनी भी चीजें हमने याद रखने वाली थी वो याद रख ली होंगी, और लास्ट क्लास में जो होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। डिस्कस कर लेते हैं और बिना देर किए शुरू करते हैं नया लेक्चर, यानी कि नया चैप्टर। ठीक है यार, गुरुजी ईएमआई तो ऐसा सुनने में आता है कि यार हर महीने बैंक को ईएमआई देनी पड़ती है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि बेटा ये वो वाली ईएमआई नहीं है जो बैंक को दी जाती है, ये वो चीज है जिसकी बदौलत हम अभी रोशनी में बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये जो बिजली अभी आ रही है हमारे घरों में, हर जगह जो बिजली आ रही है, जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, वो जहां बन रहा है ना, कहां बन रहा है? बिजली घर में बन रहा है ना, पावर हाउस में बन रहा है, चाहे कैसे भी बन रहा हो, भले वो इवन विंडमिल से भी क्यों ना बन रहा हो, सही बात है, या वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्यों ना बन रहा हो, या थर्मल पावर प्लांट में क्यों ना बन रहा हो, है ना, या टाइडल एनर्जी से क्यों ना बन रहा हो, किसी भी रूप में अगर अल्टरनेटिंग करंट बन रहा है तो उसके पीछे है कौन? ये है डॉन। उसके पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे? वो धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में आपको समय के साथ पता चल जाएगा। तो ये जो तुम बाबू सोना से फोन पे बात कर पाते हो, फोन को चार्ज कर पाते हो, कैसे? ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बदौलत। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा धीरे धीरे हम सारे राज पर से पर्दा उठाएंगे। अभी देखते हैं कि गुरुजी आज क्या पढ़ाएंगे। वाह वाह भैया जी, आप तो राइमिंग कर दिए। ठीक है, देखो यार, तो भाई यार ये मस्त मीम है एकदम, है ना। और ये कौन है? वो सीआईडी वाला अपना कौन है, अभिजीत है ना, इसका एक वो वीडियो भी है जो ये वाला, ये खुश होकर एकदम ऐसे डांस करता है, ऐसे यूं करके। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने वाले हैं। गुरुजी तो सुना सुना सा लग रहा है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, बस जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था तब मैंने तुमसे कही थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, वापस आएगा। बस वही मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। अरे बहुत ज्यादा गुरुजी आपने ना हमको बहुत ज्यादा विजुलाइज चीजें करवा दी। यहाँ पे बहुत ज्यादा विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है ना। छोटे मोटे से कंसेप्ट्स हैं, वो अप्लाई करेंगे और बढ़िया नंबर बटोरेंगे। बोलो ठीक है क्या? यस सर। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने से पहले मैं आपको लास्ट क्लास के होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस करवा दूं। आओ भाई देखो क्या कह रहा है, याद है? हाँ सर। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एट -73 डिग्री सेल्सियस। मैंने तुमसे कही थी, मैंने तुमको समझाई थी कि टेम्परेचर, जब भी ससेप्टिबिलिटी की बात हो तो टेम्परेचर एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी केल्विन में होना चाहिए। देख लूं भाई, क्या देख लूं? कि भाई लेक्चर रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। यस सर, हो गया है। तो -73 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इन केल्विन क्या होता है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस +273। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस +273 है सर। तो -73 +273 कितना आ गया बच्चों? आ गया 200 केल्विन। यस सर, है ना। तो ससेप्टिबिलिटी 200 केल्विन पर कितना? 0.0075 बराबर। और -173 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? तो ये टेम्परेचर इन केल्विन कितना हो गया गुरुजी? -173 +273। यस सर। तो ये कितना हो गया बेटा? 100 केल्विन हो गया। कितना हो गया? 100 केल्विन। अब मुझे पता है कि यार ससेप्टिबिलिटी जो होता है ना, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गुरुजी? टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इन केल्विन के। तो वही यार घिसा बेटा इस तरीके का सवाल किया है कि आप ना रेशियो ले लो, तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो ससेप्टिबिलिटी 1 बाय ससेप्टिबिलिटी 2 आ जाएगा, T2 बाय T1। सही है। अब बस वैल्यू पुट कर दो। मान लो इनिशियल टेम्परेचर कितना ले लिया आपने? T1 200 केल्विन। कितना ले लिया? 200 केल्विन, है ना। एक मिनट सर, उल्टा कर दिया हमने। टेम्परेचर लेना, टेम्परेचर इनिशियल कितना है? 200 केल्विन, तो ये ले लिया 200 केल्विन। और इस पे जो ससेप्टिबिलिटी है वो कितनी बेटा गुरुजी? वो है 0.0075, 0.0075। ओके। अब बोल रहा है कि टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर बोल रहा है? इट्स वैल्यू एट -173 डिग्री सेल्सियस यानी 100 केल्विन। 100 केल्विन पर कितना होगा? मैंने कहा यार ये 100 केल्विन हो गया। ये क्या हो गया? 100 केल्विन हो गया। यस सर। तो ससेप्टिबिलिटी कितना होगा? नेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं। 0.0075 बटा ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू, है ना, कितना आ गया बेटा? 100 बाय 200 बोले तो 1/2, 100 बाय 200 दैट इज हाउ मच? 1/2 हो गया। तो बेटा ससेप्टिबिलिटी 2 कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ससेप्टिबिलिटी 2 इंटू कितना आया गुरुजी? 2 इंटू 0.0075। बोले तो
बोले तो 0.015 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ सर, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 0.015 आ जाएगा। इस तरीके के कैलकुलेशन में अगर आपको दिक्कत होती है तो लाजमी है कि मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि भाई कैसे इस तरीके के सवालों में या इस तरीके के कैलकुलेशंस में फंसने से बचे हैं। तो यार एक काम करो, देखो कितने डेसिमल है, मतलब 1 2 3 4, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 75 डिवाइड बाय कितने डेसिमल है 1 2 3 4, तो इसको लिख दिया 1 2 3 4, ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 75 डिवाइडेड बाय 10,000। हाँ सर बिल्कुल सर। 75 इंटू 2 कितना हो गया 150 रुपया देगा। कितना आ गया बेटा 10,000 से डिवाइड हो गया जी गुरु जी, तो हो गया 0 से 0 शहीद हो गया। कितना आ गया देखो नीचे 3 0 है तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करने पड़ेगा 1 2 3, तो 0.015 0.015 सही है। हाँ जी सर, तो ये आ गया आंसर। देखो वो आ गया, आपका भी आ गया था, मैच कर गया था डी ऑप्शन? हाँ सर कर गया था। तो आगे बढ़ते हैं फिर, चलो भाई अगला सवाल हाजिर हो। अरे यार तो बहुत ही घटिया सवाल है यार, है ना, मतलब इसमें तो क्या ही मैं कलम चलाऊं। 2005 का सवाल है, PYQ है। कह रहा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम of diamagnetic material, paramagnetic, ferromagnetic are denoted by mu d, mu p और mu f। mu d मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम का जो है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। mu p मतलब कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम का मैग्नेटिक मोमेंट। mu f मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम का मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमें पता है mu d 0 होता है, म्यू मतलब वही m, यस सर, है ना। डाइपोल मोमेंट बोल रहा हूं, हाँ डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायमैग्नेटिक के लिए 0 होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए नॉन जीरो, फेरोमैग्नेटिक के लिए नॉन जीरो। पहला ऑप्शन देखें, डायमैग्नेटिक के लिए 0, पैरामैग्नेटिक के लिए नॉन जीरो, यही सही है। तो पहला ऑप्शन सी तो टिक लगा दिया। बाकी आप देखो डायमैग्नेटिक के लिए 0, पैरामैग्नेटिक के लिए 0, ये जायज नहीं। पैरामैग्नेटिक के लिए तो नॉन जीरो होता है, इसमें बोल रहा है पैरामैग्नेटिक के लिए 0, ये भी जायज नहीं है। चौथे में कह रहा है फेरोमैग्नेटिक के लिए नॉन जीरो, डाय के लिए भी नॉन जीरो, गलत है। तो पहला ऑप्शन ही जायज है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है आप जानते हैं। बोलो डन हो गया? मैच किया था आपका आंसर? हाँ गुरुजी मैच किया था। चलो फिर आगे आ जाओ। आओ भाई ये देखो, ये अरे गुरुजी तो कुछ ज्यादा ही लप्पू सवाल था, इधर उधर की बातचीत कर रहा है बेटा। जहां देखे ऐसा बड़ा सवाल समझ जाना कि दया कुछ तो गड़बड़ है ना, और बहुत ही लप्पू सा सवाल निकलने वाला है। वो सुना होगा ना आपने, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। सही बात है, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, तो बस ये वही है ना। पहाड़ जैसा निकला, पहाड़ जैसा दिख रहा है, लेकिन जब इस पहाड़ को खोदा तो इसमें से चूहिया निकली। मतलब इस सवाल की कोई औकात, कोई बिसात हमारे सामने तो नहीं है। कह रहा है इधर उधर की बात कर रहा है, बोले कि कुछ a बार मैग्नेट इज स्लोली ब्रॉट नियर ईच सैंपल, 4 सैंपल से ABCD, और ABCD 4 सैंपल्स के पास से आप एक बार मैग्नेट लेके आ रहे हो, और ये हमने ऑब्जर्व किया कि A इज फीबली रिपेल्ड यानी वीकली रिपेल्ड। कौन है ये? गुरुजी डायामैग्नेटिक, ठीक है। B इज फीबली अट्रैक्टेड, कौन है ये? गुरुजी पैरामैग्नेटिक। कौन है ये? पैरामैग्नेटिक। C इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, कौन है? फेरोमैग्नेटिक। कौन है ये? फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। D रिमेन्स अनअफेक्टेड। मैग्नेटिक मटेरियल ही मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। और जो मैग्नेटिक मटेरियल है ही नहीं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, इन तीनों में से ये कुछ भी नहीं है, ना ही पैरा, ना ही डाय, ना ही फेरो है। तो हमने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बी इज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, बी इज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सही है, यही ट्रू है। हाँ सर, तो ये टिक कर दिया। क्यों मैं बाकी में दिमाग खपाऊं अपना? बाकी देख लो आप, चाहो तो आपको खपाना है दिमाग। सी इज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, सी तो फेरो है, तो ये गलत हो गया, ये जायज नहीं। डी इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डी तो कुछ है ही नहीं, ना पैरा, ना डाया, ना फेरो। और ए इज ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ना डी इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। ए तो कौन है? डाया है। तो वैसे भी मेरा जब पहला ऑप्शन सही आ गया तो मैं क्यों चेक करूंगा, पर आपकी तसल्ली के लिए मैंने बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लिए। चेक कर, बोलो यस गुरुजी। तो बढ़िया, अपन आगे चलते, चकाचक एकदम सीधे बैठ जाओ, तन के बैठ जाओ। गुरुजी रिवाज के अनुसार हमेशा, है ना, आप हमेशा हमको बताते हो कि जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हो तो क्या ट्रेंड है, उससे कितने सवाल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, और गत वर्षों में कितने कितने सवाल नीट में पूछे गए हैं। तो एकदम ताजा ताजा फ्रेश नीट 2023 में 2 सवाल पूछे गए थे। कितने? 2 सवाल पूछे गए थे, ठीक है। 2022 में भी 2 सवाल पूछे गए, 21 में 1, 20 में 2, 19 में 3, 18 में 1, 17 में 2, 16 में 2, 15 में 2, 14 में 1, 13 में 2। मतलब आप मान के चलो मिनिमम, मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ। देखो
लास्ट 10 सालों में कि इसमें से एक भी सवाल ना आया, मिनिमम एक और मैक्सिमम 3 सवाल इसमें पूछ चुका है। तो आप मान के चलो एक दो सवाल इससे आराम से पूछ सकता है, मतलब 4 से लेकर के 8 मार्क्स के बीच में हम यहां पे क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। और एक एक नंबर कीमती है, क्योंकि एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ठीक है सर। गुरुजी पीछे हमेशा आप कुछ ना कुछ इस चैप्टर से रेलेवेंट फोटो लगाते हो, तो इस फोटो में क्या रेलेवेंसी है इस चैप्टर से? लो भाई देखो, अरे गुरुजी एकदम ही मतलब पगला गए हो क्या? ठीक है, इंडक्शन लगा दिया, पानी में खाना बनाओगे क्या? इस फोटो में एक इंडक्शन दिख रहा है और मुझे पीछे डैम दिख रहा है, बांध दिख रहा है। क्या मतलब? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब मैं चैप्टर शुरू कर रहा था कि जो बिजली बन रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार से बन रही हो, थर्मल हो, है ना, न्यूक्लियर हो, टाइडल हो, विंड मिल हो, विंड एनर्जी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, है ना, जहां पे टरबाइन घूम रही, जहां पे टरबाइन घूम रही, जहां पे क्या घूम रही है, टरबाइन घूम रही है, वहां पे कौन सा कंसेप्ट लाए कर रहा है, कौन सा प्रिंसिपल लाए कर रहा है उसके पीछे? गुरुजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला प्रिंसिपल लाए कर रहा है। ठीक है, तो ये बांध है, आपको पता होगा कि बांध में ऊंचाई से पानी छोड़ा जाता है और वो पानी जब टरबाइन से टकराता है ना, टरबाइन से टकराता है, टरबाइन घूमती है और बिजली प्रोड्यूस होती है। तो उसलिए ये फोटो लगा हुआ है। गुरुजी ये क्या सीन है? ये तो इंडक्शन है, इसमें तो हम मैगी बनाते हैं, इससे तो हमारी बहुत सारी जो है यादें जुड़ी हुई है। जी हां, तो ये जो इंडक्शन है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट पर ही काम करता है। इसको अपन आगे देखेंगे, ऑल दिस सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम जरूर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जब हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गैदर कर लेंगे कि भाई इंडक्शन कैसे काम करता है। तो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना, सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, पिछला चैप्टर जो था उसमें मैंने आपको फील दिलाई थी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी ऑयरस्टीड एक्सपेरिमेंट, यानी कि हमें कंपस, एक नॉर्मल सा कंपस, फोन वाला कंपस नहीं, वो फर्जी कंपस है, असली एक कंपस जिसमें मैग्नेटिक नीडल होती है, उसमें दीवारों के, घर की दीवारों के आसपास हम उसको लेके जाएं तो हम देखते हैं कि उसकी सुई में डिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि तारों, दीवारों के अंदर है तार और तारों में बहने वाला करंट, करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से वो जो सुई है मैग्नेटिक नीडल की वो क्या हो रही है ना, वो डिफ्लेक्ट हो रही है। बोलो ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पिछले चैप्टर का नाम था करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, है ना, सही बात। और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ईएमआई, मतलब मैग्नेटिज्म मैटर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें उल्टा होगा। अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट है तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से भी करंट हो सकता है, क्योंकि नेचर को सिमेट्री पसंद है। जैसे बेबी को क्या पसंद है गुरुजी? बेबी को तो बेस पसंद है, तो वैसी नेचर को सिमेट्री पसंद है। यदि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। उसी का इस्तेमाल करके इंसान ने बना डाला टरबाइन, इंसान ने बना डाला टरबाइन, जिससे हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे ही मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट प्रोड्यूस होता है, तुमने सिर्फ मेरी इतनी सी स्टेटमेंट सुनी कि भाई गुरुजी ने क्या बोला, ओए होए गुरुजी ने बोल दिया, ओ गुरु ठोको ताली ठोको, गुरुजी ने बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, और बस इतनी सी बात तुम सुन के भाग गए, बोले मैं जा रहा हूं करंट प्रोड्यूस करने, करंट ही करंट होगा, पैसा ही पैसा होगा। मैंने कहा अरे गधेड़े पूरी बात तो सुन के जा। बोले नहीं गुरुजी बस अब हम जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाने। मैंने कहा अरे अकल के दुश्मन, पूरी बात तो सुन के जाता। जितना आसान ये लगता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट से, मैग्नेटिक फील्ड से करंट हम बना लेंगे, उतना आसान नहीं, इसमें कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन आपने तो पूरी क्लास अटेंड करी नहीं, आप तो चले गए करंट बना रहे, काय से? मैग्नेटिक फील्ड से। तो आपने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही क्रॉस, हाँ गुरुजी दिखाई दे रही क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी, और आप लेके चले गए एक लूप। क्या लेके चले गए? लूप समझते हैं, हाँ क्लोज लूप लेके चले गए। और उस लूप में क्या लगा हुआ है? बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इस लूप में गुरुजी? उस लूप में लगा हुआ है बल्ब। और आपके दिमाग में बस गुरुजी की वही बात गूंज रही है कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट क्यों नहीं आ सकता? पूरा लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया और आप चले गए और आपने क्लोज लूप में बल्ब अटैच करके इसको रख दिया मैग्नेटिक फील्ड पे, और ऐसे खड़े हो गए। बोले कब जलेगा, बोले कब जलेगा, बोले कब जलेगा? ये जलेगा ही नहीं, ये जलेगा ही नहीं। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी है, और आप वेट कर रहे हो। बोले यार ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा? फिर आपको लगा कि यार इस मास्टर का ना गेम बजाना पड़ेगा, साले को बम से उड़ा दूंगा,
सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, है ना। लेकिन आपको मैंने कही थी कि पूरा लेक्चर सुन के जाओ बेटा, बल्ब आप 1 साल 2 साल 100 साल भी वेट कर लोगे तब भी बल्ब नहीं जलेगा, है ना। समझ में आ पा रही बात। बल्ब कैसे जलेगा, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट कैसे प्रोड्यूस होएगा, तुम्हारा भाई बताएगा। और आज के लेक्चर में और इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो जैसा कि मैं चैप्टर की स्टार्टिंग में बोलता हूं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो भाई, और मजा ना आए तो नाम बदल देना अपना, मेरा नहीं, ठीक है सर। तो अब आप ही सर बता दो ना, आप हमसे तो गलती हो गई, गलती मारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। आप ही हमको बता दो कि गुरुजी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट कैसे बनाए। तो आओ देखते हैं, इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। हमने क्या किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप रख दिया जिसमें क्या अटैच था, बल्ब अटैच था, ठीक है। अब हमने बोला कि यार हमारे दिमाग में एक काम करते, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको बढ़ाते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको घटा के देखते, एक बार बढ़ा के देखते, एक बार घटा के देखते, लेट्स सी कि इसमें बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। आपने जैसी मान लो, जैसे अरे एक नॉब होता है, नॉब, नॉब समझते हैं, अरे जैसे म्यूजिक सिस्टम होता है उसमें एक नॉब होता है, उसको आप ज्यादा कर सकते हो, वॉल्यूम को कम कर सकते हो, वैसे एक नॉब है। मान लो उस नॉब से जो आप मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। तो आपके पास जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थी तब ये बल्ब नहीं जल रहा था, लेकिन उस नॉब को आपने क्या कर दिया, मचका दिया, उस नॉब से छेड़खानी करी, उस नॉब को या तो बढ़ा दिया या घटा दिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड या तो बढ़ा दिया तो घटा दी। तो आपने देखा कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे थे तो ये बल्ब जलने लगा, ये बल्ब जलने लगा। ये क्या हुआ, बल्ब जल गया, यानी कि इस वायर में से, इस लूप में से करंट फ्लो कर गया, यानी करंट कितना हो गया, नॉन जीरो। और जब आपने कुछ भी नहीं किया था तो ये बल्ब नहीं जल रहा था, यानी इस लूप में से करंट कितना फ्लो हो रहा था, जीरो करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, नॉब से छेड़छाड़ करी, नॉब को बढ़ाया, यानी कि आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, नॉब को कम किया, मैग्नेटिक फील्ड कम करी, तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे थे आपने देखा बल्ब जल उठा, यानी करंट फ्लो हो गया। जब आप नॉब को कम कर दे, मैग्नेटिक फील्ड कम करे थे, तो आपने देखा कि बल्ब जल उठा, यानी करंट कितना हो गया, नॉन जीरो। इसके पीछे का रीजन आपको पता नहीं है और मैं भी आपको बताऊंगा भी नहीं। क्यों नहीं अटेंड करी पूरी क्लास, आप तो भग गए स्टेटमेंट सुन के। तो अब बुक तो, अब इस राज पे से पर्दा कि ऐसा क्यों हुआ ये थोड़ी देर बाद उठेगा, या हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर पे से इस राज से पर्दा उठे कि क्यों भाई यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने या घटाने से करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड फिक्स थी तो करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा था। इस राज पे से पर्दा थोड़ी देर में उठ जाएगा। चलो ठीक है गुरुजी, और कोई ऑप्शन है? यस, एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है। ये जो लूप है, ये जो लूप है इसकी कुछ रेडियस होगी। हाँ जी साहब, इसकी कुछ रेडियस होगी। मान लो गुरुजी हमने बोल दी कि अब हम मैग्नेटिक फील्ड से छेड़छाड़ नहीं कर रहे। आपने कहा और क्या किया जा सकता है, आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड से खिलवाड़ के हमने कम ज्यादा करी तो करंट आ गया, करंट आ गया। अरे करंट आ गया मतलब आपको करंट नहीं आ गया, इस लूप में करंट आ गया। अब आपने कहा कि यार मैं इसकी रेडियस बढ़ाता हूं, इस लूप की रेडियस बढ़ाता हूं, इस लूप की रेडियस घटाता हूं। तो जैसे ही आपने इस लूप की रेडियस बढ़ाई या घटाई, तो जब आप इस लूप की रेडियस बढ़ा रहे थे या जब आप इस लूप की रेडियस कम कर रहे थे, तो आपने पाया कि ये बल्ब जल उठा, यानी कि इस लूप में करंट कितना आ गया, नॉन जीरो। लेकिन सिर्फ कब, जब आप इसकी रेडियस बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे। जैसे आपने बढ़ा के इस लूप को छोड़ दिया तो करंट आना बंद हो गया, या आपने इसको घटा के छोड़ दिया तो करंट आना बंद हो गया। जिस दरमियान, जिस वक्त आप इसकी रेडियस बढ़ा रहे थे, जब इसकी रेडियस बढ़ रही है, इसकी रेडियस जब बढ़ रही है या जब इसकी रेडियस कम हो रही है, तब तो करंट आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इसकी रेडियस बढ़ा के छोड़ दी, इसकी रेडियस घटा के छोड़ दी, फिर से करंट जीरो हो गया। इन द सेम वे जब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, जिस दरमियान मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, करंट आ रहा है, बल्ब जल रहा है। लेकिन जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के छोड़ दी, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू आपने छोड़ दी, मान लो 10 से आपने 20 कर दिया, 25 कर दिया, 30 कर दी, आपने बढ़ा के छोड़ दी, फिर ये बल्ब जलना बंद। या आपने घटा रहे हो, जब आप घटा रहे हो, जिस दरमियान आप मैग्नेटिक फील्ड घटा रहे हो, तब तो करंट आ रहा है, बल्ब जल रहा है। लेकिन आपने घटा के छोड़ दी, किसी वैल्यू पे छोड़ दी, तब फिर से क्या हो गया, ये बल्ब जलना बंद हो गया। समझ में आ गई क्या बात? ये सर, इसका मतलब इस केस में और इस केस में एक कॉमन सी बात है
कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो जितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, जितनी देर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या जितनी देर रेडियस चेंज होगी उतनी ही देर यहां पे करंट बहेगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड या रेडियस चेंज होना बंद हो जाएगी, चेंज होना बंद हो जाएगी, तो करंट भी फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसके मैंने बोला इसके पीछे का राज थोड़ी देर में खोलेंगे। बोलो ठीक है क्या? यस गुरुजी, सीधा बैठ जाए एकदम, है ना, सीधा बैठ एकदम, ठीक है। सर और कोई तरीका है? आपने कहा कि यार क्यों ना हम इस लूप को घुमा के देखें, क्यों ना हम इस लूप को घुमा। सर आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाने वाले थे, अरे पहले इस चैप्टर की फील तो ले लो यार, फ्लक्स तो पढ़ते रहेंगे, पढ़ लेंगे इसके बाद फ्लक्स। मैं कह रहा हूं आपने सोचा कि यार अब मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के घटा के देख चुका, ठीक है, रेडियस बढ़ा के घटा के देख चुका, अब बारी है इस लूप को घुमाने की। तो आप इस लूप को कैसे घुमा रहे हो? इसके सेंटर के अबाउट, यानी जैसे स्टीयरिंग, कार की स्टीयरिंग को पकड़ के घुमा देते हैं, यस सर, वैसे आप इस लूप को इसके सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दे रहे हो, इस उम्मीद में कि ये बल्ब जल जाएगा। तो लूप इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर। लेकिन आपने पाया कि जब ये लूप अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, जब लूप अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसमें कोई ये बल्ब नहीं जल रहा, यानी कि इस लूप में जो करंट है ना, इस लूप में जो करंट है दैट इज हाउ मच, दैट इज 0। आपने कहा यार गुरुजी अब कब बताओगे? तो भाई थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब रात से पर्दा उठेगा तो ऐसा पर्दा उठेगा कि कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है क्या? ओके सर, तो ये एक कंक्लूजन यानी कि एक ऑब्जर्वेशन, अभी फिलहाल हम ऑब्जर्वेशन पे काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट और उसका ऑब्जर्वेशन। उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड करेंगे वो थोड़ी देर आपको समझने में बाद में समझेंगे, ठीक है? ओके सर, एक तरीका और है इसको क्या करने का, रोटेट करने का। ये देख लो भाई, ये कैसे रोटेट किया गुरुजी? सेंटर के अबाउट। कैसे रोटेट किया? सेंटर के अबाउट। अब देखो गुरुजी एक और तरीका इसको रोटेट करने का मैं आपको बताता हूं। ये आईपैड आजा, आईपैड इधर आजा, देखो सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। मान लो ये वो सर्कुलर लूप है, अरे ठीक है ना यार, भावनाओं को समझो। मान लो ये वो सर्कुलर लूप है, तो अभी आप इसको कैसे रोटेट कर रहे थे? स्टीयरिंग की तरह, सेंटर के अबाउट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यस सर। अब आप इसको कैसे रोटेट कर रहे हो? लूप इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, लूप इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। आप लूप के डायमीटर के अबाउट क्या कर रहे हो? रोटेट कर रहे हो। समझ में आ गई बात? हाँ सर बिल्कुल आगे। अभी आप कैसे रोटेट कर रहे थे? सेंटर के अबाउट, यानी हो गई ये इसको आप लूप मान, ये होगी इसकी एक्सिस, ये होगी इसकी एक्सिस, यस सर, आपकी तरफ आती हुई, यस सर। तो आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे थे अबाउट इट्स सेंटर। अब आपने बोल दिया कि इसका डायमीटर हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया। अब आप इसको डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहे हो तो ऐसे रोटेट होगा। कैसे? ऐसे। समझ गए? हाँ सर समझ गए। अभी आप सेंटर के अबाउट कर रहे थे तब करंट फ्लो नहीं हुआ, तब बल्ब नहीं जला। लेकिन जब आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो डायमीटर के अबाउट, तो जब तक ये रोटेट होगा, जब तक ये रोटेट होगा तब तक ये बल्ब जलता जाएगा, जलता जाएगा, जलता जाएगा। जितनी देर ये लूप रोटेट होता रहेगा, उतनी देर, जितनी देर ये लूप रोटेट होता रहेगा उतनी देर इसमें करंट आता रहेगा। जैसे आप इसको रोटेट कर, हाँ गुरुजी समझ गए, जैसे हमने रोटेट करना बंद कर दिया ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा, है ना? ठीक है। अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा और ऑब्जर्वेशंस नोट कर ली, लेकिन इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो थोड़ी देर में अपन देखेंगे। तो गुरुजी एक बार क्विक रिकैप हो जाए कि हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया। जैसे ही मैंने बोला कि बेबी को बेस पसंद है, नेचर को सिमेट्री पसंद है, पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखा, करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैंने कहा कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है इस नेचर में, तो इसका उल्टा भी हो सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से मैं करंट भी पैदा कर सकता हूं। और आप देखो कितनी बढ़िया बात है कि यहाँ पे जब भी बल्ब जला तो यहाँ पे कोई सेल या कोई बैटरी नहीं था, बिना सेल या बिना बैटरी के हमने क्या कर दिया, बल्ब जला दिया। जी हाँ देवियों और सज्जनों, छोटे भाई बहनों, मेरे शहजादों, इसका मतलब यह हुआ कि हम बिना किसी सोर्स के, बिना बैटरी के या बिना सेल के बल्ब जला सकते हैं। किसकी सहायता से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसेप्ट की सहायता से। समझ में आ पा रही है क्या बात? यस सर। तो आपने सुना कि करंट की वजह से मैग्नेट इफेक्ट, तो मैग्नेट इफेक्ट की वजह से भी करंट हो सकता है। तो आप लेके भग गए एक लूप, और आपने लूप को कहां रख दिया बेटा? लूप को कहां रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में। और आप ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, और आप इस लूप को ऐसे देख रहे हो। तो लूप आपको बोल रहा है, क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? हलवा है क्या? है ना? हलवा है क्या? करंट निकाल। नहीं सर हलवा नहीं है, अभी तो कोई करंट नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो जितनी देर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, जितनी देर मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, करंट आएगा, बल्ब जलेगा। जितनी देर रेडियस बढ़ रही है, जितनी देर रेडियस कम हो रही है,
जितनी देर रेडियस बढ़ रही हो, जितनी देर रेडियस कम हो रही है, बल्ब जलेगा। जैसी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो जाएगा, जैसी रेडियस चेंज होना बंद हो जाएगा, अब चेंज में तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों आता है, जैसी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो जाएगा, जैसी रेडियस चेंज होना बंद हो जाएगा, करंट भी बहना बंद हो जाएगा। आपने कहा रोटेट करके देखता हूं, सेंटर के अबाउट रोटेट किया, आपके हाथ असफलता लगी, बल्ब नहीं जला, करंट जीरो है। आपने कहा डायमीटर के अबाउट घुमा के देखता हूं, तो डायमीटर के अबाउट घुमा के देखा तो ये बल्ब जलने लगा, ये बल्ब जलने लगा, करंट आ गया। बोलो ठीक है क्या? तो अब इस राज के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटाओ? बियाओ मैग्नेटिक फ्लक्स। एक बार मेरे कहने से क्या तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है? हाँ सर याद है कि किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसका मेजर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? किसी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये किसका मेजर होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का। एक बार मैं साइड में हट रहा हूं और आप मेरे कहने से डेफिनेशन एक बार पढ़ो तो आपको याद आएगा। बेटा पढ़ लिया? आ गई फील? हाँ सर ये तो बिल्कुल वैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा ही है, बस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, बाकी सब वही है। और इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा, बस वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। देख लेते क्या कह रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स उसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते, फ्लक्स मतलब फाई, सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते थे फाई सब्सक्रिप्ट ई से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई सब्सक्रिप्ट बी से। कह रहे थे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सरफेस से एसोसिएटेड होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है गुरुजी? वो रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। उस सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खच्च करते हुए पास हो रहे। याद है आपको एक खच्च वाला कंसेप्ट? यस सर। और अगर आपको एक खच्च वाला कंसेप्ट नहीं याद है या आप इस उसके लिए नए हैं, मान लीजिए ये चैप्टर के लिए आप एकदम नए हैं, तो आप मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला जो है वो देख सकते हैं लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। शायद लेक्चर नंबर 12 होगा या 13 होगा, 12 या 13 में से एक बार आप जाके चेक कर लेना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बहुत बढ़िया से समझाया है ना, तो बिल्कुल हूबहू ये वैसा ही है कि किसी प्लेन को, सुनना मेरी बात, किसी प्लेन को, ये ले लेते हैं आईपैड, किसी प्लेन को, किसी सरफेस को खच्च करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रही है, वही किसका मेजर है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो एक बार पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, एक बार वो खच्च करने वाला कंसेप्ट फिर से बता दूंगा, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। उस सरफेस को कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है खच्च करके। अब खच्च का मतलब क्या है देख लेते हैं। ऑल्सो इट्स अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। कैसी फिजिकल क्वांटिटी गुरुजी? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये स्केलर में वो ई की जगह ए आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लोड मत लेना, है ना। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी गुरुजी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्केलर थी और ये भी कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। हाँ लेकिन स्केलर है इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव नहीं हो सकता या जीरो नहीं हो सकता। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, वही लिखा हुआ है, विच कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। समझा क्या हीरो? हाँ सर समझ गए। अब सुनो आप एक खर्च करने वाला कंसेप्ट, कैमरे के थोड़ा सा पास आ जाते हैं। मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको खर्च करके काटती हुई जानी चाहिए, या तो ऐसे जानी चाहिए, खर्च करके काट रही है सर, 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 खर्च करके काट रही है सर। तो खर्च से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस को काटती हुई जानी चाहिए। क्या ये खर्च से काट रही है? नहीं गुरुजी, ये तो हमको समझ में आ रहा है कि खर्च से कहां काट रही है, इसके टेंजेंशियली जा रही है, पैरेलल जा रही है। क्या ये इसको खर्च से काट रही है? नहीं गुरुजी, इसको खर्च से नहीं काट रही। क्या ये इसको खर्च से काट रही है? नहीं सर। क्या ये खर्च से काट रही है? क्या ये खर्च से काट रही है? नहीं, खर्च 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 से काटनी चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे कि यार, एक मिनट इसको रख देता है आईपैड को, ठीक है, गिर ना जाए कहीं। हाँ तो खच्च से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस को काटेगी, खच्च करके काटेंगी, तभी हम बोलेंगे कि इस सरफेस से एसोसिएटेड कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स है। मान लो ऐसे टेंजेंशियली पैरेलली ऐसे फील्ड लाइंस निकल जा रही हैं, है ना, फील्ड लाइंस ऐसे निकल जा रही है, खच्च से काट रही? नहीं सर, खच्च से काटनी चाहिए, खच्च नहीं काट रही, खच्च नहीं काट रही, खच्च नहीं काट रही। समझ में आ गई बात? ये ऐसे टेंजेंशियली पैरेलली इसके निकल जा रही है, खच्च से नहीं काट रही, तो कोई फ्लक्स नहीं आएगा। ठीक है गुरुजी। अब ये डेफिनेशन तो हो गई, अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया गया है। देखो बहुत ज्यादा आसान है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेने, सब क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा भाई है ना यार। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, ई डॉट ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर। अब देखो छोटे से एरिया वेक्टर के लिए, यहां पे एरिया वेक्टर आ रहा है,
एरिया वेक्टर भी तुम्हारा भाई बता चुका है कि किस डायरेक्शन में होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और बाहर निकलता हुआ होता है। एक मिनट वो डब्बा ले लेते हैं, ये रहा वो डब्बा, ये रहा भाई वो प्राचीन डब्बा, ये रहा। इस बार नया डब्बा लेके आया तुम्हारा भाई, लेकिन वो व्हाइट वाली डब्बा ले लेते हैं। एक मिनट भाई, ये रहा वो प्राचीन डब्बा, याद है क्या तुम्हें? इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था। ये डब्बा व्हाइट है, इसी डब्बे को मैं क्यों ले रहा हूं? ताकि इस पे ब्लैक पेन दिख जाए। एरिया वेक्टर की अगर मैं बात कर दूं तो जो बच्चे नए हैं, एरिया वेक्टर का मतलब सुन लो, कुछ भी नहीं है। कोई जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है, हाँ सर ये पर्टिकुलर एरिया, तो इसके लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा? बाहर निकलता होगा, बाहर निकलता और इस एरिया के परपेंडिकुलर। ये एरिया दिख रहा है, ये सर, तो ये जो एरिया है, इस एरिया के लिए एरिया वेक्टर कैसा होगा? इस एरिया के परपेंडिकुलर और बाहर निकलता है, इस एरिया के परपेंडिकुलर और बाहर निकलता हुआ। ओके, ये एरिया दिख रहा है, हाँ गुरुजी। ये एरिया के लिए एरिया वेक्टर कैसा हो? इस एरिया के परपेंडिकुलर और बाहर निकलता हो। इस एरिया के लिए, हाँ गुरुजी समझ गए, इस एरिया के लिए मतलब एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर और बाहर निकलता हुआ, आउटवर्ड्स, है ना। तो अब देखो कितने सरफेस है, 1 2 3 4 5 6, तो इनके लिए एरिया वेक्टर। यार धूल बहुत निकलती है इसमें, प्राचीन डब्बा है ना एकदम, इसलिए देखो बाहर निकलता हुआ ऐसे 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 और ऐसे, ये एरिया वेक्टर है। ये कौन है? दिस इज एरिया वेक्टर फॉर यू गाइस। समझ में आ गई बात? यस सर। तो छोटे से एरिया वेक्टर डीए के लिए जो छोटा सा D5B, डी जब भी किसी के आगे डी लग जाए मतलब समझ जाना कि वो छोटू सी नन्नी मुन्नी सी क्वांटिटी के बारे में बात करें। तो छोटे से एरिया वेक्टर के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गया? B.DA, है ना, समझ गए? हाँ सर। अब दोनों तरफ साफ छोड़ दिए। जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है, जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना छोटे छोटे पीसेस में, वैसे इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो मैंने दोनों तरफ क्या छोड़ दिए गुरुजी? साफ छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? दोनों तरफ साफ छोड़ दिए। अब साफ छोड़ दिए इसका मतलब D5B का इंटीग्रल, मतलब ये जो D5B यानी छोटे छोटे मैग्नेटिक फ्लक्स है, इंटीग्रेशन मतलब इनको जोड़ के पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया। तो इंटीग्रेशन D5, ये मैं आपको बता चुका हूं। जैसे इंटीग्रल D5 क्या होगा ये मैं आपको ऑलरेडी, देखो तुम्हारा भाई तुमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब सिखा चुका है, पार्शियल डिफरेंशिएशन सब सिखा चुका है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सर, है ना। तो इंटीग्रेशन D5 कितना हो गया? 5B हो गया। बाकी ये इंटीग्रेशन B.DA इधर एज इट इज रह गया। अब आप चाहो तो B अगर कांस्टेंट है तो आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, और इंटीग्रल DA कितना हो जाएगा? देखो ना, इंटीग्रल DA कितना हो जाएगा गुरुजी? A हो जाएगा। तो DA का इंटीग्रेशन कर दोगे तो A डॉट आ जाएगा, डॉट A वेक्टर आ जाएगा। समझ में आ पा रही बात? यस सर। तो आप इसको देख लो स्टेप बाय स्टेप, और फाइनल ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B वेक्टर और एरिया वेक्टर A वेक्टर, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ये मुझे क्या दे देगा? ये मुझे क्या दे देगा बेटा? सर मैग्नेटिक फ्लक्स दे देगा। और फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है। फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है, लेकिन फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता। देख लो, अरे फील आई कि नहीं आई? हाँ सर। तो आप ये फाइनली आप इसको याद रख सकते हो, इसको याद रख सकते हो कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है, एरिया वेक्टर दिया, उनके बीच का एंगल दिया है, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट लेके फ्लक्स निकाल सकते हो। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आई कैप जे कैप के कैप में दे रखा है, अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दे रखा है, तो क्या हम फ्लक्स निकाल सकते हैं? हाँ सर, आपने हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया दो वेक्टर्स का, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। ठीक है सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा? क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट यानी बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट यानी बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। हाँ सर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके सर, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर या बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। डन हो गया जी गुरुजी, डन हो गया। आगे चलते हैं फिर, है ना, समझेंगे आगे। अब देखो वही सब लिखा हुआ है कि यार बी डॉट ए लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ गुरुजी बिल्कुल, कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा वही स्पेशल केस। हाँ सर यार, अब तो ना पक गए 3 स्पेशल केस देख देख के। अब तो जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो हमें समझ में आ जाता है कि 3 स्पेशल केस होंगे। सीधा बैठ जा, हाई वोल्टेज है क्लास का, सीधा बैठ एकदम। हाँ गुरुजी, जब भी डॉट प्रोडक्ट देखते हैं ना, अब तो दिमाग में आ जाता है कि 3 स्पेशल केस होंगे, थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180, कॉस 0 का वैल्यू 0, कॉस 90 का वैल्यू, एक मिनट, ये गलत लिख दिया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? +1। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? +1। कॉस 90 होता है 0, कॉस 180 होता है -1। अब मान लो थीटा एंगल है किस किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में।
थीटा अगर 0 हो जाए तो cos 0 की वैल्यू 1, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा b इंटू ए, वही लिखा हुआ है, ठीक है ओके। थीटा अगर 90 हो जाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो cos 90 कितना हो जाएगा बेटा, 0, और फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा, 0। तो यहां पे फ्लक्स कितना आ गया आपके पास, बी ए, यहां पे फ्लक्स कितना आ गया आपके पास, 0। और गुरुजी अगर थीटा 180 हो जाता है, cos 180 कितना होता है, -1, तो फ्लक्स हो जाएगा माइनस बी ए। फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, माइनस बी ए। बोलो बात समझ में आई क्या, जी गुरुजी बिल्कुल आगे, इसको देख लो। तो गुरुजी तो ये यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया हुआ, अरे डायग्राम भी मिलेगा आपको, बिल्कुल सब मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। लो भाई डायग्राम वैसे आगे बना हुआ है, पर आपकी इच्छा के लिए मैं डायग्राम बना देता हूं। जैसे मैं बोलूं कि थीटा 0 है, तो किस किस के बीच का एंगल 0 हो रहा है यहाँ पे, गुरुजी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो रहा है। तो समझो एरिया वेक्टर प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैं अगर ये डायग्राम बनाऊं, जैसे मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड तो बना ही देता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ठीक है क्या, हाँ सर। अब एरिया वेक्टर, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और सब जगह यही चिपका देते हैं। ए भाई एक मिनट रुको, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, हाँ जी साहब, और ये इधर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, हाँ जी साहब बिल्कुल। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम क्या बना रहे बेटा, हम क्या बना रहे बेटा, गुरुजी एरिया वेक्टर और बनाना। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो देखो ये प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, हाँ गुरुजी ये प्लेन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ये प्लेन हो गया। और हमें पता है कि जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर ही कौन होता है, एरिया वेक्टर। तो आप समझो कि कैसे रखा हुआ है प्लेन मैग्नेटिक फील्ड में, ये प्लेन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आ रही बात, हाँ। तो प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन एरिया वेक्टर कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस साइड, ये हो गया प्लेन, और एरिया वेक्टर भी कैसा होता है, मैग्नेटिक, एरिया वेक्टर भी कैसा होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, यस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ठीक है, ये प्लेन हुआ, और एरिया वेक्टर कैसा कुछ दिखाई देगा, इसके परपेंडिकुलर जाता हुआ, यस सर, ये हो गया हमारे पास एरिया वेक्टर। ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर, यस सर। तो क्या मैं कह दूं कि बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, यानी बी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में पैरेलल है, सही है ना। अब यहां पे 180 डिग्री वाला भी एक बार बना लेते, तो 180 डिग्री में क्या होगा, देखो बस एरिया वेक्टर पीछे की दिशा में हो जाएगा, और एरिया वेक्टर यहां पे मैंने ये इसको इस तरीके से डैश 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 बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड का है आगे, यस सर, एरिया वेक्टर का है पीछे, ये देखो ये हो गया एरिया वेक्टर और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब आप मुझे बताओ कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, गुरुजी 180 डिग्री, तो फ्लक्स कितना आ गया, -b। गुरुजी ये वाला बताओ थीटा 90। अब सुनो मेरी बात, अब मैं अगर प्लेन कुछ इस प्रकार से रख दूं, अब मैं प्लेन को कुछ इस प्रकार से रख दूं, फील आई कि नहीं आई, हाँ सर बिल्कुल सर फील आ गई है ना। प्लेन को इस प्रकार से कुछ रख दिया, मान लो ये ऐसे, समझ गए कैसे, हाँ सर, यानी ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप तो ये देखते ही बता दोगे कि जो ये जो प्लेन है सरफेस और जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको खच्चे से काटते जा रही, नहीं काट रही, तो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, यस सर। क्यों, क्योंकि ये प्लेन हो गया। एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर, जी गुरु जी, एरिया वेक्टर आ गया, ओके, ये आ गया एरिया वेक्टर, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया एरिया वेक्टर, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपस में 90 डिग्रीज पर है। तो भाई ये खच्च से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सरफेस को खच्च से काटते हुए नहीं जा रही, तो फ्लक्स कितना आ गया, 0। समझा क्या हीरो, बिल्कुल सर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। एक बार आप इसको देख लो, मैं साइड हट गया, आप इसको देख लो और अपन आगे चलते हैं, ठीक है सर, हाँ भाई ठीक है, चलो फिर आगे। अब देखो ये डायग्राम बना हुआ है ना, और साथ ही साथ यहाँ पे की पॉइंट लिखा हुआ, पहले की पॉइंट देख लेते हैं। ये सेम की पॉइंट मैं आपको कहां बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी बता चुका हूं। ये कन्वेंशन है, ये रिवाज है। क्या रिवाज है, जैसे एक रिवाज करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, क्या कि भाई करंट का डायरेक्शन मतलब इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, या करंट का डायरेक्शन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो वही रिवाज के अनुसार ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था कि इनकमिंग फ्लक्स, आते हुए फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और जाता हुआ फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स कैसा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है ना। जाता हुआ फ्लक्स कैसा माना जाता है, पॉजिटिव, और आता हुआ फ्लक्स कैसा माना जाता है, नेगेटिव। ये हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब गुरुजी ये क्या है, ये पिंक से तो आपको समझ में आ पा रहा होगा कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। ये पिंक लाइन से क्या बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पे इस तरीके का, एक मिनट, ये फिर से आईपैड हाजिर हो, ये इस तरीके से, अच्छा सर समझ गए, ये ऐसे प्लेन हो गया और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये प्लेन, तो खच्च काटते हुए जा रही है, बिल्कुल सर जा रही है।
तो फ्लक्स कितना होगा? हमने बोला कि यार थीटा जो है वो देखना पड़ेगा कितना है। थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख गई, हो गई, यस सर। और एरिया वेक्टर क्या होगा गुरुजी? अगर प्लेन है, ये अगर प्लेन है, ये अगर प्लेन है इस प्रकार से, तो एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर, यस सर। तो यहाँ पे आपने एरिया वेक्टर बना लिया जी गुरुजी, ये हो गया 90 डिग्री पर। किसके? अरे ये सरफेस के 90 डिग्री पर हो गया ना। सरफेस के साथ एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाता है? 90। ये सरफेस हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये सर। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल बताओ कितना है गुरुजी? थीटा। तो फ्लक्स कितना हो गया? बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये रहा फ्लक्स कितना हो गया? बी ए कॉस थीटा। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सही है कि नहीं? यस सर। अब देख लो आगे कुछ और डायग्राम्स बने हुए। ये देखो, ये तो अभी जस्ट देखा अपन ने पीछे की एंगल थीटा है। एंगल अगर थीटा किस किस के बीच का? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल अगर थीटा है बेटा, तो फ्लक्स कितना होगा? बी ए कॉस थीटा। हाँ सर। फिर ये देख लिया क्या कि यार ये सरफेस है कुछ ऐसा। हाँ सर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सरफेस ऐसे है, ये सर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, खच्चे से काट रही है, नहीं काट रही गुरुजी, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। और यहां पे हम बोल भी सकते हैं मैथमेटिकली एरिया वेक्टर जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, और यहां पे हमने बोल दिया इनके बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा गुरुजी? 90, और cos 90 जीरो होता है, तो फ्लक्स लिखा हुआ है जीरो फ्लक्स। ठीक है गुरुजी। सबसे ज्यादा फ्लक्स कितना होगा? सबसे ज्यादा फ्लक्स तब होगा, देखो फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। यस सर। अगर बी को आप टच नहीं कर सकते, ए को टच नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट कॉस थीटा को टच कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि फ्लक्स अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, तो कॉस थीटा भी कैसा होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और तुम्हारे गुरुजी ने तुमको 1,00,000 बार बता दिया कि कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। बोलो ठीक है सर। तो बेटा अगर मैं बी और ए को टच नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, ये सरफेस का एरिया फिक्स है, यस सर, बट आई कैन चेंज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो टू मेक द फ्लक्स मैक्सिमम बनाने के लिए cos थीटा मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। cos थीटा मैक्सिमम होता है +1, और cos थीटा +1 कब आता है? जब थीटा कितना होता है? 0। समझा क्या हीरो? यस सर। तो यहां पे तूने क्या ले लिया? ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया ऐसे। हाँ सर समझ गए, ऐसे हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर इसको खच्च करते हुए जा रही, जब एकदम मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब एकदम बढ़िया से इसको खच्चे से करके कट करते हुए जा रही, कोई एंगल ना बना रही हो, है ना, मतलब कि कोई एंगल, मतलब कि एंगल कितना बनना चाहिए? 90। ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कट नहीं करनी चाहिए, एकदम सीधे से खच्च करनी चाहिए। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के कैसे? प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, और जो एरिया वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा सर? जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा मैक्सिमम 1 होगा, और मैक्सिमम cos थीटा कब होगा? 1। जब थीटा कितना होगा? 0। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 0। क्योंकि आप देख सकते हो, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है आपस में, 0 डिग्री इसका एंगल बना रहे। यानी कि क्या मैं कह दूं यहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर तो आपस में पैरेलल है, लेकिन क्या मैं कह दूं हियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MFL से समझ जाओगे? यस सर, MFL मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मेकिंग एन एंगल, कितना एंगल बना रही है? आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद सरफेस। बोलो बच्चों समझ में आ गई क्या बात? यस सर, सर बिल्कुल समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो ये विजिबल है क्या? हाँ सर बिल्कुल अच्छे से विजिबल है ना। हेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री सरफेस से 90 डिग्री बना रही है, लेकिन एरिया वेक्टर से कितना बना रही है? 0 डिग्री। तो ये कैसा फ्लक्स आ गया? मैक्सिमम फ्लक्स आ गया। कैसा? ये क्या लिखा हुआ? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा? जब खच्च एकदम ऐसे कट करती हुई जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्लेन को परपेंडिकुलरली कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। यही कह लो कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। ओके सर। अब यूनिट डायमेंशन पे चर्चा हो जाए। हाँ सर, क्या लिखा? यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स? कॉमन सेंस की बात है कि भाई मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर चल रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। गुरुजी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा। बेटा कॉस थीटा तो एक नंबर है, कॉस थीटा की कोई औकात नहीं है, कॉस थीटा का कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायमेंशन है? चलो बताओ गुरुजी। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है टेस्ला। हाँ सर टेस्ला। और एरिया वेक्टर का क्या डायमेंशन है? गुरुजी एरिया वेक्टर का डायमेंशन है मीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फ्लक्स का जो
यूनिट मिला, ऐसा यूनिट, वो कितना मिला, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, डन हो गया। हाँ सर, सर टेस्ला की जगह एक और यूनिट आपने बताया था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्या बताया था, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो टेस्ला की जगह मैंने लिख दिया वेबर पर मीटर स्क्वायर और इनटू एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर शहीद हो गया, तो खाली कितना आ गया, मीटर भी आ गया। हाँ सर, मीटर भी आ गया। इसका मतलब आप चाहे टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलो या आप वेबर बोलो, दोनों ही जायज है। तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स कितना हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर, ये आपको पता होना चाहिए। पेपर में हमको ऐसे डिराइव नहीं करना पड़े, दिमाग में चले कि फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, cos थीटा का तो कोई यूनिट को डायमेंशन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया टेस्ला, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या मैग्नेटिक फील्ड हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर शहीद हो गया, क्या आ गया, वेबर आ गया। सही है, अरे बोलो ना, क्या बोलती पब्लिक, क्या रे सेटिंग किया क्या। हाँ सर, ऐसा यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन कैसे निकाले, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालने के लिए आपको टेस्ला का डायमेंशन पता होना चाहिए, यानी टेस्ला का यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पता होना चाहिए, और एरिया का डायमेंशन पता होना चाहिए। एरिया का डायमेंशन तो बच्चा बच्चा जानता है, एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ, यानी एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है एफ बराबर आई बी एल। हाँ सर, आपने हमको बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन डिराइव करवाया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, पिछले से पिछले चैप्टर में। यस सर, तो ये क्या था, ये तो न्यूटन था, ये कौन था, न्यूटन था। यस सर, और ये हो गया था करंट यानी एम्पियर था। यस सर, और ये आ गया था मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और ये आ गया था कितना आ गया था, लेंथ यानी ये हो गया था मीटर। ठीक है, तो ये आ गया था न्यूटन का कितना हो गया था, एम एल टी माइनस टू, एम्पियर का हो गया था ए, और ये हो गया था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन, और मीटर यानी लेंथ, मीटर यानी लेंथ, तो एल से एल शहीद हो गया, और ये ए नीचे आ गया, तो कितना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशन ए नीचे आ गया, तो एम ए माइनस वन टी माइनस टू। क्या तुम्हें याद है, हाँ हमें याद है, अरे बोलो ना याद है कि नहीं। हाँ सर, ये आपने ऑलरेडी डिराइव करवा दिया है, किसमें डिराइव करवाया है, बोलो लाला किसमें डिराइव करवाया, गुरुजी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में डिराइव करवाया। फिर से आपको याद दिला दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशन है कितना, एम ए माइनस वन टी माइनस टू। तो अब मुझे किसका डायमेंशन चाहिए, फ्लक्स का, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए, एम ए माइनस वन टी माइनस टू, एम ए माइनस वन टी माइनस टू। यस सर, एरिया यानी लंबाई इंटू लंबाई, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। यस सर, तो यहां पे आ गया एल स्क्वायर, है ना, तो फ्लक्स का डायमेंशन आ गया एम ए माइनस वन टी माइनस टू एल का स्क्वायर। बोलो बेटा, यस, देख लो इसको फटाफट से, अरे देख लो सही है कि नहीं है, बिल्कुल गुरुजी सही है, एकदम बढ़िया, चकाचक चकपक। चलो भाई आगे चलते, आ जाओ। अब ये सवाल करना है भाई, ऐसा यूनिट देख लिया, डायमेंशन देख लिया, यस सर, एम ए माइनस याद रख सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो डिराइव कर लेना। एटलीस्ट आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का तो डायमेंशन रटा होना चाहिए, एम ए माइनस वन टी माइनस टू। और बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन रटा हुआ एम ए माइनस वन टी माइनस टू, तो उसको एल स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करना है तेरे को, तो फ्लक्स का डायमेंशन आ जाएगा। ये सवाल तू सॉल्व करेगा क्या, मैं तेरे को डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखा चुका हूं। ए भाई, डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया मेरे भाई। ये सर, आई का ए के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। देख मैं साइड में हट गया, अब झड़ाझड़ जो है जड़ी लग जाएगी एकदम, है ना, धड़ाधड़ सवाल करेंगे हम सॉल्व, सवाल ही सवाल। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, ऑब्वियसली कौन सा फ्लक्स भाई समझ में आना चाहिए, समझदार को इशारा काफी, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, किसमें, किसमें दे रखा है, आई कैप जे कैप के कैप में, ऑब्वियसली आ जाएगा टेस्ला। और एरिया आपको दे रखा है किसमें, ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर में दे रखा होगा। अगर सर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना। गुरुजी अगर वो गॉस में दिया हो तो गॉस को किस में कन्वर्ट करना, टेस्ला में कन्वर्ट करना। चलो आ जाओ, कर लिया सॉल्व आपने। हाँ सर, सॉल्यूशन, फ्लक्स कितना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है गुरुजी, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर कितना हो गया, 5 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, 5 टू आई का आई के साथ, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, माइनस आ गया, अरे 5 इंटू 2 10, यस सर, माइनस 10 इंटू 1 कितना हो गया, अरे माइनस 10 इंटू जे कैप के साथ क्या है 1 है ना,
तो -10 इंटू 1 कितना हो गया? -10। यस सर। अब +7 इंटू 1 कितना हो गया? 7। तो +7, या तो आप ऐसे कर लो, मतलब अगर आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन लगे, 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 होता है। फिर आप लिख दो प्लस, लिख दो, समझना मेरी बात। 5 इंटू 2 क्या हो गया? 10। फिर लिख दो प्लस। अब देखो -10 इंटू 1 कितना हो गया? -10। तो यहां पे आप ब्रैकेट में लिख दो -10। फिर रिवाज के अनुसार आ गया प्लस। फिर देखो के का के साथ 7 इंटू 1, तो 7 इंटू 1 मतलब +7, तो आ गया 7। ये सर कितना आ गया? प्लस माइनस -10 +7, ये शहीद हो गया आपस में, कितना आ गया? 7। और फ्लक्स का यूनिट कितना हुआ गुरुजी? टेस्ला मीटर स्क्वायर, या आप बोल सकते हो वेबर। ठीक है, डन सर। देख लो इसको, इजी है ना। आई का आई के साथ 5 टू 10, प्लस लिखना रिवाज है। -10 जे का जे के साथ -10 इंटू 1 -10, प्लस लिखना रिवाज है 7 इंटू 1 7। हो गया सॉल्व? यस सर। अब बेटा सारे सवाल तू ही सॉल्व करेगा, ठीक है? हाँ सर ठीक है, हम तो रेडी हैं। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया, मैं साइड में हटा हुआ। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया इफ मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी दे रखा है 20 टेस्ला। एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन एज 20 टेस्ला। एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन एज 5 मीटर स्क्वायर, और उनके बीच का एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। जल्दी से करते, बिना कलम चलाए। कलम नहीं चलेगा, कलम नहीं चलेगा, दिमाग चलेगा फटाफट खटाखट। ठीक है सर, कितना आया गुरुजी? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 20। एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। बेटा कॉस 60 कितना होता है? बच्चा बच्चा जानता है। 20 इंटू 5 हो गया 100, इंटू कॉस 60 होता है हाफ। 100/2 कितना हो गया? 50 टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर। क्या बोलती पब्लिक? यस, इजी पीजी। जी गुरुजी। अगला सवाल हाजिर हो। अगला सवाल, ये विजिबल है सबको? हाँ सर, एकदम चकपक चकाचक एकदम विजिबल है। कह रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर। कलम नहीं चलेगी, कलम नहीं चलेगी, दिमाग चलेगा। कह रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। निकाल लीजिए फटाफट से, देखें इसको। हो गया? हाँ सर। क्या ये फील्ड लाइंस, कलम क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि फील्ड लाइंस इस प्लेन के पैरेलल हैं। क्या इसको खच्च से काटते हुए जा रही है? नहीं गुरुजी, ये हो गया सरफेस, ये हरा वाला सरफेस हो गया, और ये फील्ड लाइंस होगी। क्या ये फील्ड लाइंस इसके पैरेलल ही जा रही है? क्या इसको खच्च से काट रही? नहीं, खच्च से काट रही तो फ्लक्स 0 हो गया। अगर सवाल ऐसा हो तो आंसर फ्लक्स 0 बोलने में कैसी शर्म? अरे अगर सवाल ऐसा हो तो फ्लक्स को 0 बोलने में कैसी शर्म? तो हमने बोल दिया कि जो आंसर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? 0। समझा क्या हीरो? कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट हमने 0 बोल दिया, है ना? अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस, इसलिए, है ना? ये सरफेस ऐसे ये बना हुआ है हॉरिजॉन्टली, और मैग्नेटिक फील्ड, ये सरफेस ऐसे और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रही है। इसको काट नहीं रही। क्या आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो? हाँ सर, अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हैं। यहां पे लिख भी देता हूं सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस and not cutting through the surface, है ना? and not cutting through the surface को खच्च से काटते हुए नहीं जा रही, इसीलिए फ्लक्स कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है गुरुजी। अगला सवाल आ जाओ भाई, अगला सवाल धड़ाधड़, है ना? एक काम करो, ये वाला सवाल ना आप एक काम करो, होमवर्क में ले लो। ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल आप काय में लोगे बेटा? होमवर्क में। सवाल देख लो, फाइंड फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एरिया। ये सर्कुलर सरफेस दिख रहा है, सर्किल है ये सर। इस सर्किल की जो रेडियस गिवन है ना बच्चों आपको, दैट इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर। तो प्लीज कृपया करके सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है 100, बाकी जो भी सब आपको दे रखा है ये आपको बोला, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, है ना? अब आप देख लेना यार, ये 90 डिग्रीज हो गया, है ना? ये 90 डिग्रीज हो गया। कौन 90 डिग्री हो गया? अरे यार ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, ये डॉटेड लाइन क्या है? हाँ गुरुजी पता हमको, एरिया वेक्टर है वो, क्योंकि एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाता है? प्लेन से 90 डिग्री। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है? 60। कर लेना आप, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है सर, कर लेंगे, बिल्कुल सर, हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब बेटा आप ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे। एक मिनट। लो भाई, ये वाला सवाल, जी हाँ, ये बहुत ही
तड़कता हुआ, भड़कता हुआ, स्पाइसी सा सवाल है एकदम, ठीक है। मैं हट रहा हूं साइड में और आप इस सवाल को पढ़ोगे और सॉल्व करोगे। जी हाँ, आप ही करोगे, ठीक है। फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। निपटा दिया इसको? हाँ सर। देखो भाई, यहां पे एक चीज तो समझ में आ गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको जे कैप के कैप में गिवन है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस, बी वेक्टर इज गिवन एज B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप माइनस B3 के कैप। ओके साहब। कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया S। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया, एरिया कितना दे दिया उसने? S दे दिया। लेकिन गुरुजी फ्लक्स निकालने के लिए तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम बी वेक्टर और ए वेक्टर का। यहाँ पे ए वेक्टर नहीं दिया गुरुजी, यहाँ पे तो बस S दे दिया। हम क्या समझे? S आई कैप में, जे कैप में, के कैप में। पूरी बात सुन लो। कह रहा है इफ द एरिया इज इन, इफ द एरिया S वेक्टर इज इन कौन सा प्लेन? XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, ठीक है सर, है ना। तो एरिया वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। सर फ्लक्स होता है, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर रेडी, एकदम एकदम रेडी है। बस ए वेक्टर भी अपना आ जाए तो अपना आंसर निकला, डॉट प्रोडक्ट निकाल के। अब मुझे बताओ, पहले XY प्लेन में रखा हुआ है ये XY प्लेन हो गया। देखो XY इस तरीके से, X, एक मिनट मैं तुम्हारी तरफ आ जाता हूं। X, Y और Z बाहर की तरफ हो गया। यस सर। तो आप ऐसे मान के चलो कि यहां पे जिस प्लेन में डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं XY प्लेन है, ये हो गया X एक्सिस, ठीक है। ये हो गया Y एक्सिस और Z एक्सिस है आपकी तरफ, और Z एक्सिस है आपकी तरफ, ठीक है सर, है ना। ओके, तो XY प्लेन जो रखा हुआ है, समझना, XY प्लेन जो रखा हुआ है, ये जो XY प्लेन है इसका एरिया कितना है? S। और मैंने आपको बताया एरिया वेक्टर होता है दूर जाता हुआ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये हो गया। आप ये मान लो कि जो मैं ये प्लेन बना रहा हूं ना XY प्लेन, ये वो डिजिटल बोर्ड है जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं। अच्छा ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? बाहर निकलता हुआ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर होता है बाहर निकलता हुआ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर XY प्लेन में रखा है तो बाहर निकलता हुआ क्या होगा? ये मैं आपको सेम इस तरीके का सवाल ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी करवा चुका हूं, और मैंने बताया था इसको सॉल्व करने की निंजा टेक्निक, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर XY प्लेन में रखा है ना, XY प्लेन में रखा है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहां की तरफ होगा? बाहर की तरफ, आपकी तरफ, यानी के कैप की तरफ। XY प्लेन में रखा है तो एरिया वेक्टर हो गया के कैप में। डन हो गया? यस सर। तो ये एरिया वेक्टर कितना लिख दूं? एरिया कितना है बेटा? S। तो S के कैप लिख दिया। क्या लिख दिया? S के कैप। क्यों? XY प्लेन में रखा है, एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ, मतलब के कैप, ठीक है सर। तो सर एक काम करते हैं, सारे एरिया वेक्टर ही पहले लिख देते हैं, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। YZ प्लेन, ये दिख रहा है YZ प्लेन, ये सर ये हो गया YZ प्लेन। YZ प्लेन का मतलब ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना हुआ, थोड़ा सा मैं फील करा देता हूं। ये हो गया YZ प्लेन, ठीक है सर, ये YZ प्लेन हो गया है। अब देखो कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये YZ प्लेन है तो जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, दूर जाता हुआ, है ना। मैं आपको बना के बता देता हूं, आईपैड हाजिर हो। ये हो गया XY प्लेन, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, यस सर। ये हो गया YZ प्लेन, ये YZ प्लेन ऐसा दिख रहा है ना, ये प्लेन आपकी तरफ आ रहा है इस प्रकार से, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो इससे जो परपेंडिकुलर निकलेगा वो कहां जाएगा? X की तरफ। और कॉमन सेंस की बात है, YZ में रखा है तो एरिया वेक्टर हो जाएगा आई कैप में। एरिया YZ में रखा है तो एरिया वेक्टर हो जाएगा आई कैप में। तो यहां पे मैंने लिख लिया इसको S आई कैप। और अब समझदार को इशारा काफी, हाँ सर समझ गए। ये जो प्लेन है ये काय में रखा है? XZ प्लेन, ये जमीन पे रखा हुआ है XZ प्लेन। ये ऐसे हो गया XY प्लेन, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ के कैप। ये हो गया YZ प्लेन, एरिया वेक्टर हो गया आई कैप, ये सर। और ये जमीन पे रखा हुआ XZ प्लेन, ऐसे समझ गए कैसे? ये सर ऐसे XZ प्लेन। तो जो एरिया वेक्टर होगा दूर जाता, वो दूर जाता कहां की तरफ? Y की तरफ। Y यानी जे कैप, X यानी आई कैप, Y यानी जे कैप, Z यानी के कैप, यस सर। तो बेटा XY में रखा है तो ये परपेंडिकुलर आ गया, एरिया वेक्टर आ गया के कैप में। YZ में रखा है तो एरिया वेक्टर आ गया आई कैप में। XZ में रखा है तो एरिया वेक्टर आ गया जे कैप में। तो हो गया S जे कैप। ये मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुका हूं, कहां? एरिया वेक्टर वाले पार्ट में। एरिया वेक्टर बोल रहा हूं, एरिया वेक्टर भी मैंने वहीं पढ़ा था जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, यस सर। तो अब बस आप डॉट प्रोडक्ट लगाते जाओ और आंसर निकालते जाओ। कितना आएगा देखो, कितना आएगा? इसको इधर सॉल्व करें अगर तो ये बोल दिया B1 आई कैप। कितना हो गया बेटा? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप माइनस B3 के कैप। XY प्लेन के लिए कितना हो गया? ये एरिया वेक्टर S के कैप। तो डॉट S के कैप। अब आप मुझे बता दो, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। बेटा यहाँ पे तो सिर्फ के है, यहाँ पे तो सिर्फ के, मतलब आई है ही नहीं। तो आई को किससे मल्टीप्लाई करो? कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए। जे का जे के साथ, जे है ही नहीं, किसको मल्टीप्लाई करोगे? तो सिर्फ के का के साथ कर दो। अरे क्या मैं एस के कैप को ऐसे लिख सकता हूं? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस
एस के कैप, जिसका कोई नहीं होता उसका जीरो होता है, तो एस के कैप का मतलब समझ गया? हाँ सर समझ गया, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप। इसी प्रकार से एस आई कैप को क्या लिख सकता हूं? जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। यस सर, बिल्कुल सर लिख सकता हूं ऐसे। और एस जे कैप को क्या लिख सकता हूं? हाँ सर समझ गए, जीरो आई कैप प्लस एस जे कैप प्लस जीरो के कैप, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बेटा आई कैप के लिए तो कुछ है नहीं, जे कैप के लिए तो कुछ है नहीं, तो बचा क्या? के कैप का के कैप के साथ कितना आ गया? माइनस बी थ्री इंटू एस, तो आ गया माइनस बी थ्री एस। कितना आ गया? यहां पे लिख दूं? हाँ सर। इसको हटा दूं मैं? हाँ सर इसको हटा दो, खाली एस आई कैप लिखे रहने दो। इसको भी हटा दो, खाली एस के कैप लिखे रहने दो। कितना आ गया? के का के साथ ये डॉट है, एक मिनट, ये डॉट है, तो कितना हो गया? माइनस बी थ्री एस, माइनस बी थ्री एस। बोलो बेटा। हाँ सर ठीक है। अगला वाईजेड प्लेन के लिए वही बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप माइनस बी थ्री के कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? वाईजेड प्लेन में कौन रखा? वाईजेड प्लेन के लिए एरिया वेक्टर कितना आया? एस आई कैप। इसको यहां लिख देता हूं, एस आई कैप। तो डॉट आ गया आपके पास एस आई कैप। अब देखो इधर बहुत ज्यादा आसान है, आई का आई के साथ होगा, जे का जे है ही नहीं इधर, तो कुछ नहीं करना, जे के लिए जीरो हो जाएगा। के का के साथ के है ही नहीं इधर, के का जीरो हो जाएगा, सिर्फ आई का आई के साथ। तो कितना हो गया? आई का आई के साथ बी वन इंटू एस। कितना हो गया? बी वन इंटू एस। डन। यस सर। जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन मतलब एरिया वेक्टर कितना हो गया? ये एरिया वेक्टर है बेटा, है ना? ये कौन है? ये एरिया वेक्टर है। ये कौन है? ये एरिया वेक्टर है इसके लिए। ये कौन है इसके लिए? ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो एक्स जेड प्लेन मतलब क्या हो गया बच्चों? एस जे कैप। यस सर, तो यहां पे लिख दिया आपने, वही घिसा बेटा, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप माइनस बी थ्री के कैप डॉट एक्स जेड प्लेन के लिए कितना हो प्यारे बच्चा? एक्स जेड प्लेन के लिए कितना हुआ? एस जे कैप। कितना हुआ? एस जे कैप। यस सर, तो यहां पे आ गया एस जे कैप। हाँ सर समझ गए। आई का आई के साथ, यहां पे आई नहीं है तो जीरो हो गया। जे का जे के साथ करेंगे, के का के साथ, के का के साथ, यहां पे कुछ के है ही नहीं तो के लिए जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ जे का जे के साथ करेंगे, जो है उसका उसके साथ कर देंगे। आई है रहने दो, के है रहने दो, जे है, जे का जे के साथ कितना हो गया? बी टू एस। तो आंसर आ गया कितना बेटा? बी थ्री एस, बी वन एस और बी टू एस। तो आंसर कितने आ गए? यहां पे लिख दे रहा हूं आंसर, ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए कितना कितना आया? माइनस बी थ्री एस। एक मिनट ठीक से लिख दे इसको। ये हो गया गुरुजी माइनस बी थ्री एस, ये हो गया बी वन एस, ये हो गया बी टू एस। ठीक है सर, देख लो इसको। अरे डन है क्या? हाँ सर डन है। आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा। और मैं ये क्या कर देता हूं बेटा, स्टार मार्क कर देता हूं। सवाल ऐसा हो तो स्टार मार्क करने में कैसी शर्म, क्या बोलती पब्लिक? यस। अब अगला सवाल आपको सॉल्व करना है। यस, और जी हां, है ना, बहुत सावधान, सतर्क, सुरक्षित होते हुए रहते हुए आपको सवाल सॉल्व करना है। एआईपीएमटी 2008 का है, पीवाईक्यू सवाल है। आप पढ़ो, सोचो, समझो, कोई गड़बड़ किए बिना सवाल सॉल्व कर दो। ठीक है सर, मैं साइड में हट गया, देख लो, पढ़ लो, कर लो सॉल्व इसको। मैं आ जाऊं? हाँ सर आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस। यहां पे गड़बड़ होने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि बच्चे एंगल वगैरह में क्या कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, नहीं यहां पे कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप इसको कर लोगे, है ना। लेकिन मैं काम करता हूं, यहां पे इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, फिर मैं इसमें अपना वेरिएशन दे दूंगा। ये तो आसान है, तो आराम से हो जाएगा, इसमें वो नहीं है। मुझे लगा था कि इसमें नीट के सन की बुड्ढे ने लैंग्वेज कुछ इधर उधर कर रखी है, मैं लैंग्वेज इधर उधर कर दूंगा। नीट के सन की बुड्ढे ने जो नहीं किया वो मैं कर दूंगा। पहले तो नॉर्मली सॉल्व करने वाला सवाल है। क्या कह रहा है? अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2, ठीक है, इस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1/π। कितना देर का मैग्नेटिक फील्ड? 1/π। इन सच अ वे दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद बी। किसकी एक्सिस? जो सर्कुलर डिस्क है उसकी जो एक्सिस है वो कितना एंगल बना रही है? कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो सबसे पहले आप क्या बना लो प्यारे बच्चों? सर्कुलर डिस्क बना लो। ये सर्कुलर डिस्क बना ली, ठीक है सर। इसका रेडियस कितना ले लिया गुरुजी? इसका रेडियस ले लिया, इसका रेडियस कितना है? 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। अब इसकी एक्सिस जो होगी वो कैसे होगी गुरुजी? ऑब्वियसली इसकी जो एक्सिस होगी वो परपेंडिकुलर होगी। बस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये विजिबल है, किससे बना है, कौन से कलर से बना है? येलो से बना लेते हैं, ये येलो से बना ली। ये इसकी एक्सिस हो गई, हाँ सर ठीक है। ये जो एक्सिस है ऑब्वियसली ये किसका डायरेक्शन होगा बेटा? विजिबल है ना? हाँ सर, ये जो एक्सिस है ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है बच्चों? यही एक्सिस है, यही एक्सिस है। एक्सिस हमेशा क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सर्किल की एक्सिस सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो यही क्या हो गया आपके पास? एरिया वेक्टर। बोल रहा है सच दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस अंदाज में होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस अंदाज में होगी। हाँ सर, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास। और ये एंगल कितना? एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है आपको?
गुरुजी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 1/π वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी टेस्ला। ठीक है, पहले बता डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, ये डायग्राम अगर आपको पेपर में दे दिया तो कोई भी कर लेगा। अब मुद्दा यह कि डायग्राम नहीं दे रखा, आपको स्टेटमेंट पढ़ के चीजों को विजुअलाइज करके डायग्राम बनाना है। अब कर पाएंगे? हाँ सर बिल्कुल कर पाएंगे। आप मुझे एक बात बता, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो फ्लक्स कितना हुआ गुरुजी? फ्लक्स हो गया बी ए कॉस थीटा। हाँ सर, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 1/π। एरिया कितना हो गया गुरुजी? पाई आर स्क्वायर। अरे एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। यहां पे लिख देता हूं, एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर। यहां पे लिख दिया पाई आर स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर यानी कॉस थीटा कितना हो गया? कॉस 60 कितना होता है? हाँ, पहले बताओ ये समझ में आया? हाँ सर, पाई से पाई क्या हो गया बेटा? शहीद हो गया। पाई से पाई शहीद हो गया। ओके, तो फ्लक्स कितना आया? इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिख लेता हूं। फ्लक्स आया गुरुजी आपके पास 0.2 स्क्वायर यानी 0.2 इंटू 0.2 cos 60 मतलब हाफ। कितना हो गया गुरुजी? हो गया 0.2 इंटू 0.2/2 कितना हो गया? 0.1। तो गुरुजी फ्लक्स आ गया 0.02। या आप ऐसे कर लो 2/10 इंटू 1/10। 0.2 को लिख सकता हूं 2/10, 0.1 को लिख सकता हूं 1/10। तो 2/10 इंटू 1/10 क्या हो गया? 2/100 यानी हो गया 0.02 टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर आप क्या बोल सकते हो? वेबर। क्या हमारा आंसर आ चुका है? यस सर, बिल्कुल सर आंसर आ चुका, देख लो। डन, बिल्कुल सर डन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देख लो इसका सॉल्यूशन यही है। अब गुरुजी आप कुछ बोल रहे थे कि नीट का सन की बुड्ढा इसको कुछ अलग अंदाज से भी पेश कर सकता है। जी हाँ, अलग अंदाज कैसे पेश करेगा मैं आपको बताता हूं। देख लो पहले इसको, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर समझ में आ गया, तो आगे बढ़ो फिर। अब मैं क्या करता हूं, इस सवाल में मैंने लिख लिया, अभी आपको बोल रहा था ना दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद बी। अब यहां पे मैं थोड़ा सा शब्दों के साथ हेरफेर करता हूं, सच दैट इट्स सरफेस, सच दैट इट्स क्या लिख दिया? एक्सिस की जगह सरफेस लिख दिया। क्या लिख दिया? सरफेस। और यहां पे एंगल चेंज कर दिया। क्या कर दिया? हाँ एंगल, चलो 60 डिग्री लिखे रहने दो, 60 डिग्री लिखे रहने दो। अब बोल रहा है सच दैट इट्स सरफेस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, और ऑब्वियसली ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, तो मैं ये सब हटा दे रहा हूं यहां से। ठीक है सर, अब आप इसको सॉल्व करो, अभी के अभी इसको ठीक करके दो, यानी अभी के अभी आप इसको सॉल्व करके बताओगे, है ना? देखो बेटा, पिछले सवाल में क्या बोला गया था गुरुजी? पिछले सवाल में बोला था कि सच दैट उसकी एक्सिस 60 डिग्री का एंगल बना रही। अब यहां पे बोला जा रहा है कि जो सर्किल का सरफेस है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आप देख लो, मैं साइड हट गया, ठीक है। और इस पे ना मैं क्या कर देता हूं? स्टार मार्क, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं यार बेटा, ठीक है। ओके, देख लो इसको, साइड में हट गया मैं, स्क्रीन को पॉज करो, सॉल्व करो, मैं आ रहा हूं फिर। ठीक है गुरुजी, देखो अब सेम टू सेम वही है। यहां पे भी मैंने क्या बना लिया? सर्कुलर डिस्क बना ली। क्या बना लिया बेटा? सर्कुलर डिस्क। और इसको क्या कर दिया? कलर कर दिया। ओके, अब गुरुजी एक्सिस ले लो पहले तो, क्योंकि आपको पता है कि एक्सिस की दिशा में एरिया वेक्टर होगा। तो अभी एक्सिस के बारे में कुछ बात नहीं की, लेकिन मेरे को तो एक्सिस बनाना ही है। क्यों? क्योंकि भाई बिना एरिया वेक्टर के मेरा काम चलेगा नहीं। तो यही एरिया वेक्टर है और यही क्या है बेटा? एक्सिस है। यही एरिया वेक्टर और यही कौन है? एक्सिस। क्या बोलती पब्लिक? हाँ सर विजिबल है, टेंशन ना लो, ठीक है। ये हो गया एक्सिस। लेकिन आपको जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना एंगल बना रही है सरफेस के साथ। तो सरफेस के साथ बोला जा रहा है सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इन सच दैट सरफेस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। जो सरफेस है, सरफेस समझते हैं? हाँ सर, यही तो सरफेस है, यही तो सरफेस है। ये जो सरफेस है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रिया है गुरुजी? ये बना रिया है एंगल 60 डिग्री। हाँ सर सही बात है, सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ये विजिबल हो गया? यस सर। अब बच्चे बेध्यानी में क्या करते हैं, बेख्याली में क्या करते हैं? बच्चे बेध्यानी बेख्याली में करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स ले लेते हैं बी ए कॉस 60 डिग्री, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं, एकदम टोटली नाजायज है। क्यों? क्योंकि थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। लेकिन यहां पे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के साथ एंगल मिल रहा है, तो इसीलिए बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये हो जाता है गड़बड़, रॉन्ग अप्रोच। राइट अप्रोच क्या है कि आप होशो हवास में रहते हुए, पूरा चकपक तैनात रहते हुए ये देखे कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 60 नहीं है, कितना है?
30 डिग्री है बाबू, कितना है 30 डिग्री है। अब आप देखो कितना आंसर आएगा गुरुजी, फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू बी ए कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। फिर सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, है ना। कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 1 बाय पाई, एरिया कितना हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया √3/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है सिखा रखा है सर ने, √3/2। पाई से पाई शहीद हो गया, ये सर कितना आ गया 0.2 इंटू 0.2 इंटू √3/2, ये कितना आ गया 0.1, तो ये आ गया 0.02 इंटू √3। अब आप देख लेना वो जितना भी आएगा फाइनली आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है क्या। यस सर, तो ये राइट अप्रोच है। ये कैसी अप्रोच है, ये राइट अप्रोच है। और एंगल यहां पे हमने बोला कि एंगल कितना हो जाएगा बेटा गुरुजी, एंगल जो थीटा है वो 60 डिग्री नहीं है, वो कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है। तो सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी। 60 देखते ही बच्चों ने 60 लिख दिया, इसलिए यहाँ पे तुम्हारे भाई ने स्टार मार्क किया है इसको। बोलो डन। यस सर। अब एक सवाल और करते हैं और फिर ये फ्लक्स वगैरह वाला कंसेप्ट, हाँ ये वाला जो सवाल है ये क्लियरली अंडरस्टूड है ना, ये क्लियरली अंडरस्टूड है। ये आपको होमवर्क में करना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, ये एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर दे रखा है ना, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ लंबाई चौड़ाई बराबर है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की। कह रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, और यहाँ पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है सरफेस से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। अब समझदार को इशारा काफी है ना, यहाँ पे दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सरफेस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो फ्लक्स निकालना है। कर लेंगे, मुझे पता कर लेंगे, ये हो गया होमवर्क। एक सवाल जो कि आप अभी के अभी सॉल्व करोगे। जी हाँ, ये सवाल पढ़ के आपको बहुत ज्यादा अजीब सा फील होगा कि ये क्या है ना, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप ये मान के चलो एक लाइन का, सिर्फ एक लाइन का, लेकिन फिर भी ये बच्चों में बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने में सक्षम है। कौन सा, ये वाला सवाल। अगर आपने क्लास में सवाल नहीं कर रखा है तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप ये गड़बड़ करके आओगे, ठीक है, या तो आपको चमकेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो करो इसको सॉल्व, मैं साइड में हटा हुआ, क्या कह रहा है समझते हैं। देखो स्क्रीन को पॉज कर लो, चलते फिर आगे, ठीक है। ओके चलो भाई, देखो क्या कह रहा है समझो। यहां पे आपको सबसे पहले तो कितने लूप दे रखे गुरुजी, 2 लूप दे रखे। कितने लूप दे रखे, 2 लूप दे रखे हैं। कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया पाई ए स्क्वायर फॉर द स्मॉल सर्किल। ये स्मॉल सर्किल है, ये बड़ा सर्किल है। ये जो बड़ा लूप है इसमें करंट पास हो रहा है कितना आई, और ये बड़े लूप की रेडियस कितनी हो रखी है कैपिटल आर। और आपको बोला है कि ये जो छोटा सा सर्किल है इससे एसोसिएटेड मुझे फ्लक्स बताना है। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया पाई स्क्वायर। ऑब्वियसली ये जो छोटा सा सर्किल है, छोटा सा लूप है, इसकी रेडियस ए है, तो इसका एरिया कितना होगा पाई ए स्क्वायर। ओके, कह रहा फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया पाई ए स्क्वायर ऑफ द स्मॉल सर्किल। इससे रिलेटेड फ्लक्स बताना है। मैंने कहा सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, फ्लक्स होता क्या है, एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एरिया कौन सा, खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता दिया भाई ने, एरिया कौन सा पाई ए स्क्वायर। एरिया कौन सा पाई स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड क्यों आई, कहां से, दे नहीं रखी, आई मैग्नेटिक फील्ड आई ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो यहां पे मैं लिख दूं दिस विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो तो हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। जैसे सेंटर पे कितनी क्रिएट करता है, सेंटर पे करता है हमें याद है गुरुजी अभी भी मुझे म्यू नॉट आई बाई 2 आर। लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ कहां क्रिएट करता है गुरुजी, सेंटर पर। सेंटर से थोड़ा इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर इधर उधर, जैसे ही मैं इधर उधर कहीं भी हिल जाऊंगा सेंटर से तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। और गुरुजी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई तो मैं फ्लक्स कैसे निकालूंगा। ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुन, इसीलिए तेरे को एक चुपके चुपके उसने एक हिंट दे दी और तुझे हवा भी नहीं लगी। यहां पे बोल रहा है स्मॉल ए इज वेरी मच लेसर देन रेडियस आर, यानी ये जो बड़ी सी रेडियस आर है इस बड़े लूप की जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके मुकाबले चिन्नी सी छोटी सी नन्नी मुन्नी सी इसकी रेडियस। मतलब तो मान के चल के जो छोटा सा लूप है ना, ये छोटा सा देखना, इसकी रेडियस बहुत छोटी है, इसका मतलब छोटा सा लूप है तो उसको पॉइंट साइज मान सकता है। जी हाँ, पॉइंट साइज मानने से क्या होगा, पॉइंट साइज मानने से ये होगा कि इसकी रेडियस इतनी छोटी है कि इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, वो इस छोटे से लूप में हर जगह कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब यहां भी कैसी आ रही है, अंदर आ रही है ना, यस सर, इधर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। क्यों है, वैसे तो कॉमन सेंस ही बोलता है कि मैं सेंटर के लूप से थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी।
लेकिन अगर मैं सेंटर से बहुत थोड़ा सा इधर, बहुत थोड़ा सा ऊपर, बहुत थोड़ा सा नीचे, बहुत थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाऊं तो इतना कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा। वही कह रहा है कि जो लूप है ना, ये बहुत छोटा सा लूप है। ये जो लूप है कैसा है, वेरी स्मॉल लूप। ये समझो आप, ये स्मॉल लूप है। कैसा लूप है प्यारे बच्चों मेरे, स्मॉल लूप है। ठीक है सर। अब क्योंकि स्मॉल लूप है तो इसके सेंटर से बहुत ज्यादा इधर उधर मेरे को इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं हल्का सा ऊपर जाऊं, हल्का सा नीचे जाऊं, हल्का सा राइट, हल्का सा लेफ्ट, तो लूप ही खत्म हो जाएगा। अभी समझ में आई बात? तो अल्टीमेटली आपको ये कंडीशन इसलिए दे रखी है ताकि आप मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान पाओ। नहीं तो आपके मन में ही गिल्ट रहेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो सेंटर से इधर उधर में चेंज हो जाएगा ना। लेकिन आप ये मान सकते हो कि इतना छोटा लूप है, इतना छोटा लूप है कि हर समय जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, कितनी, म्यू नॉट आई बाय 2r। अच्छा सर, अब समझ में आया खेल। तो आप तो कहते एक लाइन में हो जाएगा, ये सब तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया। अब देखो एक काम और करूंगा, मैं इसको कॉपी करके ना यहां से सब हटा के सॉल्यूशन यहां लिखूंगा इसका। ठीक है? ठीक है सर, ओके। तो फ्लक्स कितना हो गया गुरुजी? फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मैग्नेटिक फील्ड कितनी ले लू? अप्रोक्सीमेटली वही ले लो जो इसके सेंटर पर है। कितनी? म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है सर। एरिया कितना हो गया गुरुजी? पाई ए स्क्वायर। यस सर। और बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। और एरिया वेक्टर कहां है? बाहर। एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड से होता है। मैग्नेटिक फील्ड कहां है गुरुजी? राइट हैंड की फिंगर्स को कर लिया करंट के डायरेक्शन में, अंगूठा है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर बाहर। दोनों के बीच का एंगल कितना? 180। कॉस 180 कितना होता है? -1। कोई दिक्कत नहीं, उसने तो किसकी बात करी है? मैग्नीट्यूड की बात करी है ना। मैग्नीट्यूड कॉस 180 -1 तो आ गया माइनस म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर बाय 2r। लेकिन गुरुजी उसने तो साफ साफ क्या बोला यहाँ पे? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो मैं इसको नेगेटिव को इग्नोर करके मैग्नीट्यूड कितना बोल लूंगा? मैग्नीट्यूड कितना बोल लूंगा गुरुजी? मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स कितना बोलूंगा? माइनस इग्नोर करूंगा, म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर बाय 2r। क्या यही आंसर? हाँ सर यही आंसर। डन हो गया? हाँ गुरुजी बिल्कुल डन हो गया। अब यहां से ये सब मैं हटा देता ताकि अब आप जब भी आप रिवीजन करो, सवाल पढ़ो, तो आप एकदम फ्रेश खुद से सब कुछ इमेजिन कर पाओ। एक बार आप फिर से मेरे कहने से सवाल पढ़ो और समझो सॉल्यूशन फिर से मैं दिखाता हूं। ठीक है क्या? ओके सर, जैसा आप बोलो। चल भाई जल्दी कर, पढ़ लिया सवाल? हाँ सर, एक बार और एक्सप्लेन कर दो। देखो ये जो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा लूप है, ये इतना नन्ना है कि इसकी जो रेडियस है स्मॉल है, वो इस बड़े से करंट कैरिंग लूप के मुकाबले बहुत छोटी है। ऐसा क्यों दिया? ऐसा इसलिए दिया है ताकि आप इस करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड मानोगे वो इधर भी ऑलमोस्ट सेम ही रहे। क्योंकि देखो अगर मैं सेंटर से 0.0001 सेंटीमीटर इधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे चला जाऊं तो इतनी कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा। हाँ समझ में आ गई बात? यस सर, इसीलिए आपको ये लूप बहुत छोटा दिया है। सर अगर ये लूप छोटा नहीं दिया होता तो इंटीग्रेशन करना पड़ता, और नीट का सन की बुड्ढा चाहता है कि आप इंटीग्रेशन ना करो, इसीलिए उसने क्या कर दिया? छोटा सा लूप दे दिया। ठीक है सर। तो फ्लक्स कितना होता है? एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। एरिया कौन सा है? लिखा हुआ है वेरी स्मॉल लूप, दिस विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो करंट कैरिंग लूप है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये जो लूप है ये बहुत छोटा है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट आई बाय 2r। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है सर। तो फ्लक्स का आपने क्या लगा दिया बेटा? फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, बी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, एरिया आ गया पाई ए स्क्वायर, और कॉस ऑफ 180 डिग्री -1 होता है। उसने मैग्नीट्यूड पूछा, मैग्नीट्यूड आ गया। सही है? हाँ सर बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड आया बड़े लूप की वजह से, और फ्लक्स किसके लिए लेना है? छोटे लूप के लिए। एरिया पाई ए स्क्वायर दे रखा है ऑब्वियसली। ठीक है? यस सर बिल्कुल सर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको अभी तक का सारा डिस्कशन समझ में आ गया होगा। हमने शुरुआत में देखा क्या कि भैया जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो, जब तक आप रेडियस चेंज कर रहे हो, अगर आप उसको डायमीटर के अबाउट घुमा रहे हो तो क्या हो रहा है? वहां पे करंट फ्लो कर रहा है, बल्ब जल रहा है ना। आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे, रेडियस चेंज नहीं कर रहे, या उसको सेंटर के अबाउट घुमा रहे हो तो उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इस राज पे से पर्दा उठाएंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फैराडेज लॉ। फिर उसके बाद हमने पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स को अच्छे से फील किया। गुरुजी आपने फैराडेज लॉ डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ा दिया? बेटा फैराडेज लॉ पढ़ने के लिए, दोनों फैराडेज लॉ पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमको फ्लक्स की नॉलेज होनी चाहिए।
और इसीलिए हमने पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उसकी पूरी फील ली, उस पर खूब सारे भर भर के क्या कर लिए, सवाल कर लिए, आई कैप जे कैप वगैरह सब कुछ, यूनिट डायमेंशन ए टू जेड सब चकाचक देख लिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर को शॉर्ट एंड स्वीट रखते है ना। और जी हाँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर एकदम हल्का फुल्का है ना, छुटका सा लेक्चर। लास्ट 2 लेक्चर बड़े बड़े हो गए, अब आप एक्सपेक्ट करें कि अगले आने वाले लेक्चर्स अच्छे खासे लेंथ में रहेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यस है ना, यह है सीआईडी की टीम। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू प्यारे बच्चों।